कहानी शुरू होती है वर्ष 2050 के ब्लू स्टार से, जहां सेंट्रल हाई स्कूल की क्लास 10 में एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। सूरज की रोशनी खिड़कियों से आ तो रही है, लेकिन माहौल में गर्मी नहीं बल्कि एक अजीब सी गंभीरता है। सामने मिस्टर आर्नोल्ड खड़े हैं, जो बच्चों को 2000 की महान आपदा का इतिहास सुना रहे हैं। आर्नोल्ड बताते हैं कि 50 साल पहले आसमान फटा और एक ऐसी रहस्यमयी गैस निकली जिसने पेड़ पौधों, जानवरों और इंसानों सबको बदल कर रख दिया। दुनिया के महाद्वीप आपस में जुड़कर एक हो गए, लेकिन इस बदलाव की कीमत बहुत भारी थी। पहले 6 महीनों में ही 1 अरब लोग साफ हो गए। लेकिन असली सिरदर्द तो तब शुरू हुआ जब राक्षसी ज्वार आया। ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर्स जिनके सामने टैंक, फाइटर जेट्स और स्नाइपर्स तक ने घुटने टेक दिए। आखिर में इंसानों ने अपना आखिरी पत्ता खेला, परमाणु बम। नतीजा क्या हुआ? तबाही और सिर्फ तबाही। जो बचे कुचे इंसान थे वो बेस सिटीज में जाकर छिप गए। पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। राख के ढेर से एक उम्मीद जगी जब एक एलियन अंतरिक्षयान का मलबा मिला। वहां से मिला मार्शल आर्ट्स का वो ज्ञान जिससे इंसान ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी को इस्तेमाल करना सीख गए। बस फिर क्या था, पहले मार्शल आर्टिस्ट का जन्म हुआ और इंसानों ने लेजर गन्स और अपनी ताकत के दम पर मॉन्स्टर्स को खदेड़ना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान अपनी अकड़ से बाज नहीं आता। 30 साल बाद जब इंसानों ने सोचा कि वो पूरी धरती वापस छीन लेंगे, तब एंट्री हुई समुद्र के सम्राट की। भाई, समुद्र का वो हिस्सा जिसे हमने नजरअंदाज किया था, वहां से आइलैंड के साइज का एक ऑक्टोपस निकला। उसने ऐसी तबाही मचाई कि बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट भी गाजर मूली की तरह कटने लगे। तभी एंट्री होती है इस दुनिया के सबसे तगड़े बंदे ड्रैगन की, एक ऐसी तलवार लेकर जो एलियन मलबे से मिली थी। उसने समुद्र के सम्राट से 3 दिन और 3 रात तक महायुद्ध किया। अंत में एक समझौता हुआ कि ना ड्रैगन समुद्र में जाएगा और ना सम्राट जमीन पर आएगा। ये सब सुनकर क्लास के बच्चे तो एकदम जोश में आ गए, क्योंकि 15 दिन बाद उनका भी वॉरियर बनने का टेस्ट है। जैसे ही क्लास खत्म हुई, सब मस्ती करने लगे, लेकिन पीछे की सीट पर बैठा हमारा हीरो एथन हंट पसीने पसीने हो रहा था। उसके दिमाग में यादों का बवंडर चल रहा था। उसे याद आया कि वो तो एक पार्क में था और उसे एक ट्रक ने उड़ा दिया था। भाई की किस्मत ही खराब है, वहां मरकर सीधा इस खतरनाक दुनिया में लैंड हो गया। जब एथन की आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। उसका दोस्त रायान उसके पास खड़ा था और चिंता जता रहा था। एथन को समझ आ गया कि वो अब पुरानी धरती वाला एथन नहीं रहा, बल्कि इस नई और क्रूर दुनिया का हिस्सा बन चुका है। जहां ताकत ही सब कुछ है, वहीं उसे एक दूसरा मौका मिला है। तभी उसके दिमाग में एक ठंडी और मशीनी आवाज गूंजती है, डिंग। अनंत प्रणाली यानी इनफाइनाइट सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। तो भाई, एथन के दिमाग में जैसे ही वो जानी पहचानी घंटी बजी, वो पत्थर बन गया। ये कोई साधारण बीप नहीं थी, बल्कि उसकी किस्मत का बुलावा था। एक पक्का वेब उपन्यास लवर होने के नाते वो समझ गया कि भाई की लॉटरी लग गई है। उसे वो चीज मिल गई थी जिसके सपने हर साधारण हीरो देखता है, एक रहस्यमयी सिस्टम। एथन ने तुरंत आंखें बंद की और पूरी एकाग्रता के साथ अंदर झांका। उसे लगा था कि कोई तड़कता भड़कता इंटरफेस दिखेगा, कोई बड़ी शक्तियों की लिस्ट होगी, पर भाई, यहां तो गजब बेइज्जती हो गई। सामने सिर्फ एक ठंडा सा पैनल था जिस पर लिखा था फिजिकल स्ट्रेंथ 0.1 और सोल 0.1। बस इतना ही। एथन का सारा जोश ठंडा पड़ने ही वाला था कि तभी उसके सिर में बिजली जैसा तेज दर्द हुआ। उस दर्द के साथ ही एक मशीनी आवाज गूंजी जिसने गेम ही पलट दिया। सिस्टम ने ऐलान किया कि वो हर 24 घंटे में एथन के गुणों यानी एट्रीब्यूट्स को ऑटोमेटिकली दोगुना कर देगा। भाई साहब, गणित भले ही कमजोर हो, पर एथन इतना तो समझ गया कि ये डबल होने का खेल उसे कहां ले जाएगा। आज अगर उसकी ताकत 100 किलोग्राम है तो कल 200, फिर 400, 800 और देखते ही देखते वो एक ऐसा मॉन्स्टर बन जाएगा जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। अब इस दुनिया यानी ब्लू स्टार का नियम समझो। यहाँ सब कुछ ताकत और साधना के इर्द गिर्द घूमता है। 5 बड़े लेवल्स हैं, मार्शल योद्धा से लेकर मार्शल सम्राट तक। और इस रास्ते पर जाने के लिए चाहिए जीन लॉक को तोड़ना। एक आम इंसान की ताकत की लिमिट 1000 किलोग्राम पर आकर खत्म हो जाती है, पर ईथिन, वो तो इस लिमिट को कुछ ही दिनों में मजाक बना देगा। ईथिन ने हिसाब लगाया कि टॉप यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उसे क्वाजी वॉरियर बनना होगा, जिसके लिए 500 किलोग्राम की ताकत चाहिए। अभी तो वो 100 पर था, लेकिन उसे पता था कि बस कुछ दिन शांत रहकर इंतजार करना है। हॉस्पिटल से निकलते वक्त उसने अपने दोस्त रायान और बाकी साथियों को भरपेट खाना खिलाया।
आखिर भाई का नया जन्म हुआ था, पार्टी तो बनती थी। फिर उसने घर के लिए गाड़ी बुक की। चमचमाती नियॉन लाइटों के बीच से गुजरते हुए उसे एहसास हुआ कि यहाँ उसका सब कुछ है। एक रईस परिवार, सफल बिजनेसमैन पिता और एक प्यारा सा घर। पृथ्वी पर तो वो अनाथ था, पर यहाँ उसे एक नई पहचान मिली थी। जब वो अपने आलीशान विला में पहुंचा तो घर खाली था। उसने राहत की सांस ली, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके माता पिता उसका बदला हुआ व्यवहार ना पकड़ ले। गर्म पानी से नहाकर जब वो बिस्तर पर बैठा तो उसके अंदर एक नई आग जल रही थी। अब डर नहीं, बल्कि एक तगड़ा उत्साह था। बस 24 घंटे का इंतजार और इथिन हंट का असली धमाका शुरू होगा। वॉरियर का सर्टिफिकेट हासिल करना। एथेन ने अपनी टर्मिनल स्क्रीन पर रिसर्च शुरू की तो उसे पता चला कि मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं है। यहाँ असली खेल समझ और कौशल का है। दो लोगों की स्ट्रेंथ एक जैसी हो सकती है, लेकिन उनकी लड़ने की तकनीक उन्हें एक दूसरे से अलग बनाती है। पर भाई, सबसे मजेदार चीज तो जन्मजात प्रतिभाएं यानी इनेट टैलेंट्स हैं। जीन अनलॉक होते ही कुछ लोगों को आग, बिजली या बर्फ जैसी शक्तियां मिल जाती हैं। एथन ने सोचा कि अगर सिस्टम के साथ उसे भी ऐसी कोई पावर मिल गई तो भाई फिर तो सीधे अजय मोड ऑन हो जाएगा। अगली सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से आईं तो एथन ने अपना स्टेटस चेक किया। फिजिकल स्ट्रेंथ 0.2, सोल 0.2। भाई साहब, रात भर में सब कुछ डबल। उसे अपना शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का और दिमाग एकदम शार्प महसूस हो रहा था। छुट्टी का दिन था तो एथन अपनी जबरदस्त मोटर बाइक लेकर शहर घूमने निकल पड़ा। ये बाइक किसी रॉयल एनफील्ड जैसी दिखती थी, पर 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती थी। गजब की मशीन थी। शॉपिंग मॉल में एथन ट्रेनिंग के कपड़े देख रहा था कि तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। उसे देखते ही एथन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये रोज लेस्ली थी, उसकी क्लासमेट और क्रश। रोज जितनी खूबसूरत थी, मार्शल आर्ट्स में उतनी ही माहिर भी। उसके साथ उसकी छोटी बहन जारा भी थी। पुराने एथन की तरह शर्माने के बजाय इस बार एथन सीधा उसके पास गया और बोला, हे रोज। रोज तो एकदम हक्की बक्की रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये शांत रहने वाला लड़का इतनी कॉन्फिडेंस से बात करेगा। एथन ने उसे कॉफी के लिए पूछा, पर रोज ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। चलो भाई, यहाँ तो थोड़ी बेइज्जती हो गई, पर एथन को बुरा नहीं लगा। कम से कम उसने कोशिश तो की। इसके बाद वो टाइगर फैंग मार्शल जिम गया, जहां उसे पता चला कि वहां का मालिक एक बहुत पावरफुल मार्शल योद्धा है। एथन ने वहां ज्वाइन करने का सोचा, पर फिर दिमाग लगाया कि अगर वो वहां गया तो उसकी रोजाना होने वाली डबल प्रोग्रेस सबको दिख जाएगी और बवाल मच जाएगा। इसलिए उसने अकेले ही प्रैक्टिस करने का फैसला किया। शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसके मम्मी पापा घर आ चुके थे। मम्मी एलिना खाना बना रही थी और पापा जैक सोफे पर बैठे थे। एथन ने हिम्मत जुटाई और सबको बताया कि वो 15 दिन बाद क्वाजी वॉरियर का टेस्ट देने वाला है और टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। उसके मम्मी पापा तो एकदम हैरान रह गए। उन्हें अपने बेटे में एक नया जोश और कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। पापा जैक की आंखों में एक गर्व था और मम्मी तो खुशी के मारे चहक उठी। एथन ने अपनी पसंद का ग्रिल्ड बीफ और गार्लिक राइस ऑर्डर किया और अपने कमरे की तरफ चल दिया। उसे एहसास हुआ कि ये नया एथन सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि अब अपनों के करीब भी आ रहा है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो नजारा ही कुछ और था। भाई साहब, अब एथन के शरीर और आत्मा दोनों में 400 किलो की पावर आ चुकी थी। उसे अपने अंदर एक जबरदस्त एनर्जी महसूस हो रही थी। नाश्ते की टेबल पर माँ का प्यारा सा नोट देखकर उसका दिल भर आया। इस दुनिया में उसे जो प्यार मिल रहा था वो उसके पिछले जीवन की कड़वाहट को धो रहा था। स्कूल पहुंचते ही रियान ने उसे ताड़ लिया। रियान की नींद तो पूरी नहीं हुई थी, पर उसकी शरारत कम नहीं हुई। उसने मजाक मजाक में पूछ लिया कि क्या एथन ने कोई नई बीवी ढूंढ ली है या फिर रोज लेस्ली के साथ कोई सीन सेट हो गया है। एथन ने बस हंसकर बात टाल दी, पर रियान को यकीन हो गया था कि भाई आजकल मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के नाम पर कुछ बड़ा पका रहा है। तभी टीचर आर्नोल्ड ने क्लास में आकर एक बम फोड़ दिया। 15 जुलाई को होने वाला क्वासी वॉरियर टेस्ट अब प्रीपोन होकर 7 जुलाई को होने वाला था। पूरी क्लास में हड़कंप मच गया, पर एथन एकदम चिल था। उसे पता था कि उसकी रफ्तार के हिसाब से वो कल ही अपना टारगेट पूरा कर लेगा। लंच ब्रेक में असली ड्रामा शुरू हुआ। कैंटीन की लाइन में मार्क नाम के एक रईसजादे बदमाश ने एथन को धक्का देकर आगे निकलने की कोशिश की। फिर क्या था, एथन ने बिना देखे ही उसकी कलाई पकड़ी और ऐसा मरोड़ा कि मार्क की चीखें निकल गईं। मार्क ने अपनी धौंस जमाते हुए कहा कि वो मशहूर मास्टर एरिक सिल्वा का पोता है, पर एथन ने बड़े कूल अंदाज में जवाब दिया, मैं तो बस एथन के नाम से जाना जाता हूं। यहां तो गजब बेइज्जती हो गई भाई। मामला बिगड़ने ही वाला था कि रोज लेस्ली ने बीच में आकर मार्क को उसकी औकात दिखा दी।
मार्क वहां से दुम दबाकर भाग तो गया, पर उसकी आंखों में जो नफरत थी वो एथन ने ताड़ ली थी। एथन को समझ आ गया था कि ये मार्क आगे चलकर कांटा बनेगा और एथन उसे हटाने में जरा भी झिझक नहीं दिखाएगा। अगले 4 दिन पलक झपकते ही बीत गए और आ गया महामुकाबले का दिन, 7 जुलाई। एथन ने अपना सिस्टम पैनल खोला और उसके होश उड़ गए। फिजिकल स्ट्रेंथ 6.4, सोल 6.4, सिर्फ 4 दिनों में 16 गुना बढ़त। एथन ने 1000 किलोग्राम की वो असंभव लिमिट भी पार कर ली थी जिसे जीन लॉक तोड़े बिना कोई नहीं छू सकता था। अब उसके शरीर में 6 टन से भी ज्यादा की ताकत थी। इतना ही नहीं, उसकी आत्मा यानी सोल पावर बढ़ने से उसे मेंटल एनर्जी भी मिल गई थी, जिससे वो चीजों को बिना छुए हवा में हिला सकता था। बस में बैठते हुए एथन ने देखा कि मार्क अभी भी उसे घूर रहा था। मार्क ने बॉडी स्ट्रेंथ लिक्विड पीकर अपनी ताकत 700 किलो तक बढ़ा ली थी और उसे लग रहा था कि वो एथन को कुचल देगा। बेचारे को क्या पता कि एथन तो अब एक अलग ही लेवल का मॉन्स्टर बन चुका है। मार्शल एसोसिएशन की शाखा के सामने पहुंचते ही एथन के अंदर एक अलग ही जोश था। आज सिर्फ सर्टिफिकेट की बात नहीं थी, आज तो शायद उसकी कोई छिपा हुआ टैलेंट भी जागने वाला था। बस मार्शल अलायंस की विशाल और डरावनी इमारत के सामने रुकी। इमारत क्या थी, मानो लोहे और पत्थर का कोई किला हो। वहां स्वागत के लिए खड़े थे रिचर्ड हर्वी, जो एक मार्शल मास्टर थे। भाई साहब, उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। लेकिन एथन ने एक चीज नोटिस की, वो मार्शल मास्टर रिचर्ड भी अपने टीचर अर्नोल्ड को इतनी इज्जत दे रहे थे जैसे अर्नोल्ड कोई बहुत बड़ी तोप हो। एथन को शक हो गया कि अर्नोल्ड सर अपनी असली पावर छिपा रहे हैं। खैर, सब लोग अंदर पहुंचे, जहां पॉलिश किए हुए फर्श और मार्शल झंडों के बीच टेस्ट शुरू हुआ। पहला राउंड था ताकत का इम्तिहान। मशीन पर मुक्का मारो और स्कोर 500 किलो से ऊपर लाओ। पहले बैच में ही कई लोग फेल हो गए। बेचारी एक लड़की तो रोने ही वाली थी। अर्नोल्ड सर ने उन्हें समझाया कि एक हार जिंदगी का अंत नहीं होती। यहां तो गजब इमोशनल माहौल हो गया था। फिर आया मार्क सिल्वा का बैच। मार्क तो ऐसे चल रहा था जैसे पूरी दुनिया उसके कदमों में हो। उसने पोज बनाया, गहरी सांस ली और धमाका, मशीन पर 750 किलो दिखा। पूरी क्लास में हड़कंप मच गया। मार्क ने बड़े घमंड से एथन की तरफ देखा, पर एथन तो ऐसा बैठा था जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। मार्क अंदर ही अंदर जल भुनकर कोयला हो गया। इसके बाद रोज और रयान की बारी आई। बेचारा रयान 433 किलो पर ही अटक गया और फेल हो गया। उसका चेहरा उतर गया, पर रोज ने सबको चौंका दिया। बिना किसी ड्रामे के उसने मशीन पर 800 किलो का स्कोर टांग दिया। एक मार्शल मास्टर ने भी मान लिया कि रोज की पावर किसी सुपर सिटी के टैलेंट जैसी है। एथन ने रयान का कंधा थपथपाते हुए मजाक किया, टेंशन मत ले भाई, जब मैं स्वर्ग का राजा बनूंगा तो तुझे अपना जनरल बना दूंगा। रयान भी हंस पड़ा, भाई की दोस्ती ही ऐसी है। आखिरकार एथन की बारी आई। सब फुसफुसाने लगे कि ये बिना किसी तैयारी के क्या उखाड़ लेगा। मार्क तो अपनी जीत की खुशी मनाने के लिए तैयार बैठा था। एथन ने सोचा कि क्या अपनी पावर छिपाऊं, पर फिर लगा भाड़ में जाए दुनिया, सबको अपनी असली औकात दिखा ही देता हूं। एथन ने बिना किसी तैयारी के बस यूं ही एक मुक्का जड़ दिया। बूम! धमाका ऐसा था जैसे कोई बम फटा हो। मशीन थर्रा गई और डिजिटल मीटर रॉकेट की तरह भागते हुए सीधा 1000 किलो पर जाकर रुक गया। सन्नाटा ऐसा छा गया कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। 1000 किलो, वो भी बिना जीन लॉक तोड़े, ये तो नामुमकिन था। रयान का मुंह खुला रह गया, रोज की आंखें फटी की फटी रह गई, और मार्क भाई का चेहरा तो ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसकी जमीन छीन ली हो। वो गुस्से में दांत पीसने लगा, पर अब उसे कोई भाव नहीं दे रहा था। मार्शल मास्टर रिचर्ड खुद चलकर एथन के पास आए और बोले, एथन, तुम असाधारण हो, सुपर सिटीज में भी तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। अनिल सर के चेहरे पर भी एक रहस्यमयी मुस्कान थी। शक्ति परीक्षा खत्म हुई और 70 छात्र अगले राउंड के लिए चुने गए। मार्क अभी भी बुदबुदा रहा था कि वो एथन को नरक दिखाएगा, पर एथन तो अपनी ही धुन में था। अब बारी थी स्पीड टेस्ट की। बस की खिड़की से बाहर का नजारा बदला और एथन की धड़कनें तेज होने लगी। अब बारी थी स्पीड टेस्ट की। यहां महज तेज दौड़ना काफी नहीं था, यहां तो भविष्य की चाबी छिपी थी। अगर ये टेस्ट पास हुआ तो सीधे मार्शल यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुल जाते, नहीं तो पूरी मेहनत पानी में। रिचर्ड सर ने ऐलान किया कि पास होने के लिए 25 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार चाहिए। पहले बैच के 10 लड़के लड़कियां मशीनों पर चढ़े। पैरों ने जमीन को चीरना शुरू किया, पर जब स्कोर आया तो सन्नाटा छा गया। सिर्फ 5 लोग पास हुए। भाई, यहां तो किस्मत और पसीने का असली खेल चल रहा था। मार्क जब आगे बढ़ा तो उसके चेहरे पर वही पुरानी घमंडी मुस्कान थी।
उसे लगा कि एथेन ने मुक्का तो तेज मार लिया, पर दौड़ में तो वो फुस हो जाएगा। मार्क ने अपनी पूरी जान लगा दी और स्कोर आया 27 मीटर प्रति सेकंड। मार्क ने ऐसे सीना फुलाया जैसे उसने जंग जीत ली हो, पर भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अमीर बाप की औलाद है, जरूर महंगा बॉडी स्ट्रेंथनिंग लिक्विड पीकर आया है। फिर आई सबकी चहेती रोज। वो ऐसे दौड़ी जैसे कोई बिजली का करंट निकल गया हो। स्कोरबोर्ड पर चमका 28 मीटर प्रति सेकंड। लड़के तो दीवाने हो गए। कोई डेट पर चलने की भीख मांग रहा था तो कोई उसे अपनी सपनों की रानी बता रहा था। पर रोज, वो तो एकदम कूल थी, जैसे ये उसके लिए रोज का काम हो। अब बारी थी हमारे असली हीरो एथेन की। एथेन जानता था कि उसकी पावर 6 लेवल पर है। वो चाहे तो 40 की रफ्तार भी पकड़ ले, पर उसने सोचा इतना धमाका नहीं करना कि लोग शक करने लगे। उसने एकदम सधी हुई और गजब की रफ्तार पकड़ी। जब मशीन रुकी तो पूरे हॉल की सांसें थम गई। 33 मीटर प्रति सेकंड। भाई साहब, ये कोई मामूली स्कोर नहीं था। बिना जीन लॉक तोड़े इतनी रफ्तार, ये तो किसी अजूबे से कम नहीं था। मार्क का चेहरा तो ऐसा उतर गया जैसे किसी ने उसका सारा पैसा छीन लिया हो। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये कीड़ा जैसा दिखने वाला ईथन अचानक इतना बड़ा मॉन्स्टर कैसे बन गया। उसे लगा जरूर ईथन को किसी बड़े हाथ का सपोर्ट मिल रहा है। रिचर्ड सर तो ईथन के मुरीद हो गए। उन्होंने ईथन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ईथन, तुम सच में एक दुर्लभ हीरा हो। अगर तुमने कोई एलिमेंट जागृत कर लिया तो मैं खुद तुम्हें इनाम दूंगा। यहां तक कि रोज ने भी पास आकर मजाक में कहा, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले ईथन। ईथन ने बस मुस्कुराकर शुक्रिया कहा, पर उसे असली इंतजार अगले कमरे का था। सिर्फ 46 छात्र बचे थे जो रिचर्ड सर के पीछे एक छोटे और रहस्यमय कमरे में दाखिल हुए। कमरे के बीचों बीच एक विशाल अवेकनिंग क्रिस्टल रखा था जो किसी जादुई रोशनी से चमक रहा था। रिचर्ड सर ने समझाया कि अब असली परीक्षा है। इस क्रिस्टल को छूते ही पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कौन सा तत्व यानी एलिमेंट छिपा है। अग्नि, जल, वायु, धातु, पृथ्वी, प्रकाश, अंधकार, बर्फ या बिजली। यही वो पल है जहां से एक मार्शल आर्टिस्ट की असली साधना शुरू होती है। अगर यहां किस्मत चमक गई और कोई एलिमेंट मिल गया तो फिर ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी को इस्तेमाल करने की तकनीक मिल जाएगी। ईथन का दिल अब ढोल की तरह धड़क रहा था। क्या उसे कोई एलिमेंट मिलेगा? क्या उसकी सोल टैलेंट सबके सामने आएगी? क्या वो एक से ज्यादा तत्वों का मालिक बनेगा? रिचर्ड सर ने हाथ उठाया और बोले, शुरू करो। जागृति कक्ष में सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। हर छात्र की धड़कन तेज थी, क्योंकि यहां से निकलने वाला हर फैसला उनकी पूरी जिंदगी तय करने वाला था। रिचर्ड सर की आवाज गूंजी, आगे बढ़ो और अपनी किस्मत का सामना करो। सबसे पहले सैम गया, जिसने एयर एलिमेंट को जागृत किया। पूरे कमरे में तालियां गूंजी, मानो किसी सुपरस्टार की एंट्री हुई हो। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब मार्क की बारी आई। मार्क ने जैसे ही क्रिस्टल को छुआ, कमरा भयंकर लाल रोशनी से भर गया। फायर एलिमेंट। मार्क ने एक विजेता की तरह ठहाका लगाया और एथेन की तरफ जहरीली नजरों से देखा, पर एथेन तो अपनी ही दुनिया में था। फिर बारी आई रोज की। जैसे ही उसकी कोमल हथेली क्रिस्टल से छुई, कमरे का तापमान गिर गया और फर्श पर पाला जमने लगा। आइस एलिमेंट। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। रोज की आंखों में एक अनोखी चमक आई और उसने ऐलान किया कि उसने एक सोल टैलेंट भी जागृत की है, आइस डोमेन। भाई साहब, ये सुन के तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। रोज अब महज एक छात्रा नहीं, बल्कि फेडरेशन की सबसे कीमती संपत्ति बन चुकी थी। मार्क का चेहरा तो लालच से भर गया। उसे लगा कि रोज जैसी पावरफुल लड़की ही उसके रुतबे के लायक है। पर तभी आया वो पल जिसका सबको इंतजार था, एथेन की बारी। जैसे ही एथेन ने क्रिस्टल पर हाथ रखा, उसे ऊर्जा का ऐसा बहाव महसूस हुआ जो दूसरों के लिए नामुमकिन था। उसकी सोल पावर पहले से ही 6 पर थी, इसीलिए वो सब कुछ साफ महसूस कर पा रहा था। अचानक क्रिस्टल से 3 अलग अलग रंग फूट पड़े, लाइट, थंडर, मेटल। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। एक साथ 3-3 तत्व, ये तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। पर एथेन का सिस्टम अभी थमा नहीं था। उसके दिमाग में एक और मैसेज चमका, टैलेंट अवेकेंड, इन्फिनिट इनसाइट। इसका मतलब था कि एथेन किसी भी तकनीक को बिजली की रफ्तार से सीख सकता था। जहां दूसरों को महीने लगते, एथेन उसे मिनटों में कर सकता था। एथेन के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। रिचर्ड सर तो खुशी से पागल हो गए। एथेन, तुम तो चमत्कार हो। अब बताओ, इन तीनों में से किस एक पर ध्यान देना चाहोगे? एथेन ने शांत होकर जवाब दिया, सर, मैं किसी एक को नहीं चुनूंगा, मैं तीनों का एक साथ अभ्यास करूंगा। ये सुनकर आर्नोल्ड सर भी चौंक गए।
उन्होंने चेतावनी दी कि 3 रास्तों पर चलने से रफ्तार 3 गुना धीमी हो जाएगी और तरक्की रुक सकती है। उन्होंने बताया कि जीन लॉक अनलॉक करने में जीनियस को भी 15 दिन लगते हैं। एथन ने बस मुस्कुराकर कहा, मैं देख लूंगा। मार्क तो अंदर ही अंदर जलकर राख हो रहा था। उसने सोचा कि एथन पागल हो गया है और खुद को बर्बाद कर लेगा, पर उसे क्या पता कि एथन के पास इन्फिनिट सिस्टम है जो हर 24 घंटे में उसकी पावर डबल कर देता है। एथन अब एक ऐसा योद्धा बन चुका था जिसके कदमों में बिजली, आत्मा में रोशनी और इरादों में फौलाद था। यहां से शुरू होता है एथन हंट का वो सफर जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। एथन की दुनिया अब पूरी तरह से बदलने वाली थी। अर्नोल्ड सर ने उसे कोर का रहस्य समझाया, हृदय के पास बसा वो जादुई हिस्सा जहां ऊर्जा जमा होती है। आमतौर पर लोग 1 सेंटीमीटर के कोर के साथ जागते हैं, लेकिन एथन का कोर पहले से ही 2 सेंटीमीटर का था, जो उसे दुनिया के चुनिंदा जीनियस की लिस्ट में खड़ा करता था। 46 छात्रों में से सिर्फ 10 योद्धा बन पाए। ये देखकर एथन को समझ आ गया कि ये रास्ता कितना क्रूर है। रिचर्ड सर ने सबको मार्शल तकनीकें बांटी और एक इमोशनल स्पीच दी कि कैसे ये 10 बच्चे मानवता की आखिरी उम्मीद है। एथन अपने 3 एलिमेंट्स लाइट, थंडर और मेटल की तकनीकें लेकर घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही एथन का दिल भर आया। उसके मम्मी पापा सोफे पर ऐसे बैठे थे जैसे किसी सदमे का इंतजार कर रहे हों। एलिना ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा फेल भी हो गए तो कोई बात नहीं, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। पर जब एथन ने अपना वॉरियर सर्टिफिकेट पापा जैक के हाथ में थमाया तो वहां सन्नाटा छा गया। जैक की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। ये महज एक कागज नहीं था, बल्कि उनके परिवार का वो सपना था जो पीढ़ियों से अधूरा था। उस रात एथन ने जाना कि परिवार का असली प्यार क्या होता है। उसने फैसला किया कि अगले 20 दिनों में वो खुद को इतना ताकतवर बना लेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। रात को अपने कमरे में एथन ने असली खेल शुरू किया। उसने जैसे ही तकनीकों को अपने सिस्टम से कनेक्ट किया, धमाका हो गया। भाई साहब, जहां लोगों को तकनीक समझने में हफ्तों लगते हैं, एथन ने पलक झपकते ही उन्हें प्राइमोर्डियल लेवल पर पहुंचा दिया। उसने तीनों एलिमेंट्स को मिलाकर एक नई तकनीक बना ली, प्राइमोर्डियल ट्राई एलिमेंट ब्रीथिंग। उसका कोर 2 सेंटीमीटर से बढ़कर 3 सेंटीमीटर का हो गया। इसके बाद जो हुआ वो मार्शल आर्ट्स के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। धमाका लेवल 1 पार, धमाका लेवल 3 पार, धमाका लेवल 9। सिर्फ 5 घंटों के अंदर एथन एक लेवल 9 मार्शल वॉरियर बन गया। उसकी ताकत 15,400 किलोग्राम तक पहुंच गई। एक आम योद्धा की लिमिट जहां 10,000 किलो पर खत्म होती है, एथन उसे मजाक बनाकर आगे निकल गया। उसने अपनी बॉडी से निकली अशुद्धियों को साफ किया और सोने ही वाला था कि उसकी नजर अपने शरीर के अंदर पड़ी। उसने जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये कुछ ऐसा था जो किसी भी किताब या इतिहास में दर्ज नहीं था। एथन ने जब अपने शरीर के अंदर झांका तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा था कि कोर धीरे धीरे बढ़ता है, पर यहां तो कुदरत का करिश्मा ही अलग था। एथन का कोर 3 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 14 सेंटीमीटर का हो चुका था। भाई साहब, एक मार्शल किंग का कोर 16 सेंटीमीटर का होता है और एथन अभी सिर्फ लेवल 9 योद्धा था। ये तो ऐसा था जैसे किसी ने छोटी सी झोपड़ी के अंदर महल बना दिया हो। एथन ने मन ही मन सोचा, चलो ये अजीब बात है, पर ये अजीब बात मैं ही हूं, और वो चैन की नींद सो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो सिस्टम ने फिर से अपना जलवा दिखाया। फिजिकल स्ट्रेंथ 30.8 टन, सोल पावर 30.8 टन। अब एथन सिर्फ अपनी सोच से 30 टन का वजन उठा सकता था। उसने अपनी मेंटल पावर चेक की तो पता चला कि वो 1 किलोमीटर के दायरे में हर छोटी बड़ी हलचल को साफ महसूस कर सकता था। वो अब एक चलता फिरता रडार बन चुका था। नाश्ता करके एथन अपनी चमचमाती मर्सिडीज विजन XX लेकर सीधा अलायंस हॉल पहुंचा। वहां की रिसेप्शनिस्ट तो उसे देखते ही सुध-बुध खो बैठी। एथन अब इतना हैंडसम और अट्रैक्टिव हो गया था कि कोई भी लड़की उसे देखकर दंग रह जाए। पर जब एथन ने बताया कि वो कल वाले बैच का छात्र है और अब मार्शल वॉरियर बन चुका है, तो रिसेप्शनिस्ट के होश उड़ गए। रिचर्ड सर जब भागते हुए आए तो उन्हें लगा कोई मजाक हो रहा है, पर जब एथन ने मशीन पर 2000 किलो का मुक्का मारा और 38 मीटर पर सेकंड की रफ्तार दिखाई तो रिचर्ड सर का दिमाग सुन्न हो गया। अनजाने में ब्रेक थ्रू। रिचर्ड सर को लगा एथन शायद किसी दूसरी दुनिया की भाषा बोल रहा है। बात यहीं तक नहीं रुकी। खबर सीधा सुपर सिटी नंबर 1 के सुपरवाइजर और मार्शल किंग चार्ल्स डेनवर तक पहुंच गई। खबर सुनते ही चार्ल्स ने अपना फाइटर जेट बुक किया। जागृति के एक ही दिन बाद योद्धा बनना, ये तो खुद महान ड्रैगन भी नहीं कर पाए थे।
एथन को उसका ब्लैक कार्ड यानी आधिकारिक पहचान टोकन मिल गया। उसने जैसे ही मार्शल अलायंस की वेबसाइट खोली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आयम विखंडन 100 अरब सिक्के, लाइट स्वॉट टेक्निक 100 मिलियन सिक्के। एथन का सिर चकरा गया। उसका रईस परिवार भी मिलकर शायद 100 मिलियन नहीं जुटा पाता, और यहां सबसे सस्ती तलवारबाजी की तकनीक भी 100 मिलियन की थी। भाई, यहां तो लूट मची है, इतना पैसा लाऊंगा कहां से? एथन एकदम मायूस होकर सोफे पर धंस गया। उसे समझ आ गया था कि ताकत तो मिल गई है, पर अब असली जंग पैसों के लिए होने वाली है। एथन कॉफी शॉप में शांति से बैठा था, पर उसका दिमाग बिजली की तरह दौड़ रहा था। अलायंस वेबसाइट पर तकनीकों की कीमतें देखकर उसे समझ आ गया था कि अमीर बनने के लिए सिर्फ मुक्के नहीं, बल्कि दिमाग और सही गुट का साथ भी चाहिए। वहीं दूसरी ओर बेचारा रिचर्ड सर, वो तो सदमे में चले गए थे। उन्हें लगा कि एथन उनकी किसी बात से नाराज हो गया है। जब एथन ने उन्हें विकृत मानसिकता वाला समझकर अजीब नजरों से देखा, तो रिचर्ड का तो जैसे कलेजा ही मुंह को आ गया। एथन के जाते ही वो एक ज़ॉम्बी की तरह हॉल में घूमने लगे। रिसेप्शनिस्ट तो डर के मारे मेज के नीचे छिप गई। भाई, एथन का खौफ ही अलग है। कॉफी शॉप में एथन गुटों के बारे में पढ़ ही रहा था कि अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उसका जिगरी दोस्त रयान मुसीबत में था। एडेल नाम का एक लड़का रयान को धौंस दिखा रहा था। एडेल खुद तो फेल हो गया था, पर उसका भाई एक अर्ध योद्धा बन चुका था। बस इसी उधार की ताकत के दम पर वो रयान और उसकी प्रेमिका रिया को बेइज्जत कर रहा था। एडेल ने यहां तक कह दिया कि एथन अब आसमान का तारा है और वो रयान जैसे कीड़े की परवाह क्यों करेगा। रयान की आंखों में आंसू थे। उसे लगा कि शायद वाकई उसकी और एथन की दुनिया अब अलग हो गई है। पर तभी पीछे से एक ठंडी और कड़क आवाज आई। किसने कहा कि रयान मेरा भाई नहीं है? पूरे कैफे में सन्नाटा छा गया। एथन को सामने खड़ा देख एडेल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। एथन की आवाज में वो रूतबा था जिसे सुनकर एडेल के पैर कांपने लगे। एथन ने साफ कर दिया, रयान मेरा भाई भी है और मेरा सेनापति भी। एथन ने रयान को पूरी छूट दे दी। फिर क्या था? रयान ने जो लाज जमाई, एडेल सीधा जमीन पर। एडेल चिल्लाया कि उसका भाई आ रहा है, पर एथन ने हंसकर कहा, बुला ले उसे भी, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। रयान ने एडेल को तब तक कूटा जब तक उसका एक दांत बाहर नहीं आ गया। एथन ने जब रिया को भाभी कहकर पुकारा तो कैफे का तनाव एक पल में गायब हो गया और रिया शर्माकर लाल हो गई। रयान ने भी फिल्मी अंदाज में अपनी मुट्ठी हवा में लहराई, जब राजा बुलाएगा तो ये सेनापति आएगा। एथन अपने दोस्त की वफादारी देखकर खुश था, पर अब असली मजा तब आने वाला था जब एडेल का भाई वहां पहुंचने वाला था। एक अर्ध योद्धा बनाम एक लेवल 9 योद्धा, जो सिस्टम की मदद से लेवल 1 दिख रहा था। कैफे का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। केन, जो एक अर्ध योद्धा होने के घमंड में पैर पटकते हुए आया था, एथन के एक ही मुक्के से हवा में फुटबॉल की तरह उड़ता हुआ बाहर जा गिरा। सड़क पर उसकी हालत देख लोगों के कलेजे कांप गए। एथन ने उसे जान से नहीं मारा, पर जो सबक सिखाया वो केन की 7 पुश्तें याद रखेंगी। एथन ने शांति से रेयान और रिया को विदा किया, क्योंकि उसे पता था कि असली राजा को अब अपनी शक्तियों पर काम करना है। घर पहुंचकर एथन ने अपनी अगली चाल चली। उसे पता था कि बिना तकनीक के सिर्फ ताकत अधूरी है। उसने मार्शल अलायंस स्टोर पर फाउंडेशन स्वॉर्ड आर्ट देखी। इसकी कीमत थी 5 मिलियन अलायंस सिक्के। एथन के पास इतने पैसे नहीं थे, पर जब उसने अपने पिता जैक को फोन किया तो जैक ने बिना एक सवाल पूछे तुरंत पैसे भेज दिए। एथन का दिल भर आया। ये महज पैसे नहीं, उसके पिता का उस पर अटूट भरोसा था। जैसे ही एथन ने तकनीक खरीदी, सिस्टम ने अपना जलवा दिखाया। टिंग, प्राइमोरियल लेवल फाउंडेशन स्वॉर्ड आर्ट अंडरस्टूड। भाई साहब, ये कोई मामूली तलवारबाजी नहीं थी। एथन ने जैसे ही अपनी उंगलियों से हवा में वार किया, एक ऐसी तेज रोशनी निकली जिसने आसमान के बादलों को 2 हिस्सों में चीर दिया। उसने स्वॉर्ड इंटेंट का पहला स्तर जागृत कर लिया था, जो उसकी हमला करने की शक्ति को सीधे 2 गुना कर देता है। तभी रिचर्ड का फोन आया कि सुपरवाइजर चार्ल्स आ चुके हैं। एथन ने बड़े कूल अंदाज में कहा, अभी खाना खा रहा हूं, बाद में आऊंगा। रिचर्ड तो बेचारा फिर से पसीने पसीने हो गया। उसे लगा एथन की विकृत मानसिकता वाली सोच अभी भी बदली नहीं है। जब एथन अलायंस हॉल पहुंचा तो कमरे में कदम रखते ही उसे एक भयानक दबाव महसूस हुआ, जैसे सामने कोई शेर बैठा हो। ये चार्ल्स डेनवर थे, एक मार्शल किंग। उन्होंने एथन की परीक्षा ली और उसकी शांति देखकर दंग रह गए। चार्ल्स ने एथन को मार्शल अलायंस में शामिल होने का न्योता दिया और एक कॉन्ट्रैक्ट सामने रखा।
एथन ने जैसे ही शर्तें पढ़ी उसके होश उड़ गए। 100 अरब की तकनीकें देख जो लड़का मायूस था, अब इस ऑफर को देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कॉन्ट्रैक्ट की कुछ धांसू शर्तें, साइन अप बोनस 500 मिलियन अलायंस सिक्के तुरंत, रिसोर्सेस हर महीने 10 एनर्जी स्टोन्स और टॉप ग्रेड बॉडी स्ट्रेंथनिंग लिक्विड, फ्रीडम, उसे किसी सेना में जाने की जरूरत नहीं, वो एक इंडिपेंडेंट वॉरियर की तरह काम कर सकता है। प्रोटेक्शन, उसके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीधे मार्शल अलायंस की होगी। एथेन को समझ आ गया कि अब वो सिर्फ एक छात्र नहीं बल्कि मार्शल अलायंस का एक वीवीआईपी बनने वाला है। अनुबंध की शर्तें देखते ही एथन का दिमाग सुन्न हो गया। ये कोई मामूली कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये तो सीधे सुपरस्टार योद्धा बनने का टिकट था। 500 मिलियन कैश। एथन के रईस पिता ने पूरी जिंदगी में 100 मिलियन कमाए थे और यहां एथन को साइन करते ही उसका 5 गुना मिल रहा था। सुपर सिटी में विला, दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के बीच रहने का मौका। एक आम इंसान के लिए तो सुपर सिटी में घुसना भी किसी सपने जैसा होता है। टॉप ग्रेड लिक्विड। एथन ने सोचा कि भले ही उसे इसकी जरूरत ना हो, पर यह उसके माता पिता की उम्र और ताकत बढ़ा देगा। पर असली धमाका तो 5वीं शर्त में था। एथन ने गला साफ करते हुए पूछा, क्या इसमें 100 अरब वाली विशेष तकनीकें भी शामिल हैं? चार्ल्स ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल, पर क्या तुम्हें लगता है तुम 1 महीने में लेवल 9 तक पहुंच पाओगे? एथन मन ही मन हंसा। उसे तो लेवल 9 बनने में सिर्फ 5 घंटे लगे थे, पर उसने अपनी असली ताकत छिपाए रखी। वो जानता था कि अगर दुनिया को पता चला कि वो एक राक्षस की रफ्तार से बढ़ रहा है, तो लोग डर और जलन के मारे उसके दुश्मन बन जाएंगे। उसने बस इतना कहा, देखते हैं। एथन ने हथियार चुनने की बात पर एक अनोखी डिमांड रखी। उसे दुकान में रखी कोई आम तलवार नहीं चाहिए थी। उसने कागज उठाया और अपने पिछले जन्म की यादों से फ्रॉस्ट मून का डिजाइन बना दिया। चार्ल्स उस पौराणिक तलवार का स्केच देखकर दंग रह गया। जैसे ही एथन ने साइन किए, चार्ल्स ने वादा किया कि 2 दिन में कस्टमाइज तलवार, 3 घंटे में पावर लिक्विड और अभी के अभी 500 मिलियन उसके खाते में पहुंच जाएंगे। जाते जाते एथन ने अपनी अगली इच्छा भी जाहिर कर दी, मैं शिकार पर जाना चाहता हूं। चार्ल्स ने नियम समझाते हुए कहा कि उसे एक टीम के साथ जाना होगा। एथन मान गया। वो देखना चाहता था कि बेस सिटी की सुरक्षा दीवारों के बाहर की दुनिया कितनी भयानक और रोमांचक है। जब एथन हॉल से बाहर निकला तो वो अब केवल एक छात्र नहीं था। उसके खाते में 500 मिलियन थे, मयान में एक महान तलवार आने वाली थी और उसके पीछे मार्शल किंग चार्ल्स का हाथ था। घर पहुंचकर एथन अपने माता पिता को वो बॉडी स्ट्रेंथनिंग लिक्विड देने वाला था। सोचो, जब जैक और एलिना को पता चलेगा कि उनके बेटे ने एक ही दिन में इतना कमा लिया है जो वो पूरी जिंदगी में नहीं कमा सके, तो उनकी क्या हालत होगी। एथन के घर का माहौल अब किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं था। जैक और एलिना को जब एथन ने बताया कि वो योद्धा बन गया है, तो पहले तो उन्हें लगा कि बेटा मजाक कर रहा है। जैक ने तो यहां तक कह दिया कि एथन में लड़कियों को पटाने का हुनर आ गया है। पर जैसे ही एथन ने वो ब्लैक वॉरियर कार्ड मेज पर रखा, जैक के हाथ से रिमोट ऐसे गिरा मानो बिजली गिर गई हो। रिमोट की हालत तो खराब थी ही, पर जैक की हंसी और आंखों के आंसू बता रहे थे कि ये पल उनके लिए क्या मायने रखता है। जैक की बातों में किसी पुराने परिवार और बड़े फैसले का जिक्र था, जिसने एथन को सोच में डाल दिया। पर एथन समझ गया कि आज रात सवाल पूछने का सही वक्त नहीं है। अपने कमरे में जाकर एथन ने अपनी शॉपिंग लिस्ट पूरी की। 500 मिलियन का बोनस जो पहाड़ जैसा लग रहा था, पलक झपकते ही गायब हो गया। C9 फ्लाइंग नाइफ्स 100 मिलियन, ताकि अपनी मेंटल पावर से 10 चाकुओं को एक साथ नचा सके। लाइट्स और टेक्निक 100 मिलियन। D9 सॉफ्ट आर्मर 100 मिलियन। एथन ने नाटकीय अंदाज में आहें भरी। 500 मिलियन आए और चले भी गए। मैं फिर कंगाल हो गया। पर यह कंगाली उसे दुनिया का सबसे खतरनाक लेवल 9 योद्धा बना रही थी। सिर्फ 2 घंटे के अभ्यास में उसके सॉर्ड इंटेंट ने छलांग लगाई और वो लेवल 3 पर पहुंच गया। अब उसकी कुल हमला करने की शक्ति 123 टन से भी ज्यादा थी। भाई, ये तो मार्शल मास्टर के लेवल की तबाही है। रात को जब पार्सल डिलीवर हुआ तो एथन ने वो 2 कीमती बॉडी स्ट्रेंथनिंग लिक्विड की शीशियां अपने माता पिता को सौंप दी। जैक ने जब उस शीशी को देखा तो उसकी आंखों में गर्व के साथ एक गहरी उदासी भी थी। एथन समझ गया कि उसके पिता का अतीत साधारण नहीं है। अगली सुबह एथन के लिए बहुत बड़ी होने वाली थी। उसे अपने परिवार का वो राज पता चलने वाला था जिसने उन्हें बेस सिटी में रहने पर मजबूर किया, और उसके बाद 2 दिन में उसकी फ्रॉस्टमॉन आने वाली थी और उसका पहला विल्डरनेस मिशन शुरू होने वाला था।
एथन का स्टेटस पैनल अब किसी तबाही के मंजर जैसा था। 61.6 टन की कच्ची ताकत, वो बिना किसी शोर शराबे के मार्शल मास्टर के लेवल को पार कर चुका था। अगर वो अपनी सॉर्ट पावर का इस्तेमाल करे तो 245 टन का प्रहार कर सकता था। ये किसी पहाड़ को हिला देने के लिए काफी था। लेकिन आज की सुबह घर का माहौल भारी था। जैक ने आखिरकार हंट परिवार का वो कड़वा सच बताया जिसने एथन के पैरों तले जमीन खिसका दी। एथन महज एक साधारण लड़का नहीं था, वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली घरानों में से एक का वारिस था। सुपर सिटी 1 का हंट परिवार, जिसमें 3 मार्शल एम्परर्स थे। जैक की कहानी किसी फिल्म जैसी थी, एक जीनियस रिसर्चर जिसने प्यार के लिए सम्राटों की सल्तनत को लात मार दी। एथन को समझ आया कि उसके पिता ने जो बॉडी स्ट्रेंथनिंग लिक्विड उसे दिया था वो जैक की ही अधूरी खोज थी। जैक को उनके अपने पिता और दादा ने बेदखल कर दिया था और रिसर्च करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। एथन ने अपने पिता की आंखों में वो दर्द देखा और मन ही मन कसम खाई कि वो हंट परिवार के उन घमंडी सम्राटों को उनकी औकात याद दिलाएगा। पिताजी, बस थोड़ा समय दीजिए। एथन के इन शब्दों में फौलाद जैसी दृढ़ता थी। जब एथन स्कूल पहुंचा तो उसका सामना फिर से उस मक्खी जैसे मार्क से हुआ। मार्क अपनी अर्ध योद्धा की छोटी सी उपलब्धि पर चहक रहा था और एथन को अखाड़े में लड़ने की चुनौती दे रहा था। वो एथन को मूर्ख समझ रहा था क्योंकि एथन ने 3 तत्वों को एक साथ सीखने का रास्ता चुना था। मार्क चिल्लाया, मर्द हो तो चुनौती स्वीकार करो या जाकर किसी बार में नाचो। एथन को बकवास पसंद नहीं थी। वो चुपचाप मार्क की तरफ बढ़ा। मार्क को लगा कि वो डर गया है, पर अगले ही पल एथन ने अपनी जेब से वो काला योद्धा कार्ड निकाला। मार्क की आंखों में दहशत फैल गई, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, धमाका। एथन का एक ही मुक्का और मार्क किसी फटे हुए फुटबॉल की तरह हवा में उड़ता हुआ सीधे एक कार से जा टकराया। कार पिचक गई और मार्क का घमंड धूल में मिल गया। पूरे स्कूल के सामने एथन ने दिखा दिया कि एक असली योद्धा और एक दिखावटी अमीर में क्या फर्क होता है। बिना पीछे मुड़े एथन सीधे प्रिंसिपल के दफ्तर की ओर चल पड़ा। उसे अब इस छोटी सी जगह में वक्त बर्बाद नहीं करना था। उसे तो उन सम्राटों के सिंहासन हिलाने थे। भाई एथन ने तो मार्क का कचरा कर दिया। प्रधानाचार्य हर्वी के ऑफिस का नजारा देखने लायक था। जब एथन ने अपनी जेब से वो ब्लैक वॉरियर कार्ड निकालकर मेज पर रखा तो प्रधानाचार्य की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। 2 दिन पहले जो लड़का महज एक छात्र था, वो आज एक आधिकारिक योद्धा बनकर स्कूल छोड़ रहा था। हर्वी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर एथन के चेहरे की शांति चीख चीख कर कह रही थी कि ये तो बस शुरुआत है। स्कूल से निकलते वक्त एथन की मुलाकात रोज से हुई। रोज ने बताया कि वो एजुकेशन विंग के जरिए सीधे औरोरा मार्शल यूनिवर्सिटी जाएगी। एथन ने उसे बधाई दी और विदा ली। उसे पता था कि रोज की मंजिल यूनिवर्सिटी है, पर उसकी मंजिल तो वो खतरनाक जंगल और आसमान की ऊंचाइयां हैं। घर आकर एथन ने अपनी तलवारबाजी का अभ्यास शुरू किया। घंटों की मेहनत के बाद सिस्टम ने फिर से धमाका किया। डिंग, सोर्ड पावर रीच्ड लेवल 6। अब एथन के प्रहार की शक्ति 8 गुना बढ़ चुकी थी। 100 अरब की तकनीकें जो पावर देती हैं, एथन ने उसे अपनी समझ से हासिल कर लिया था। पर भाई का स्वैग तो देखो। वो पसीना पोंछते हुए बुदबुदाया, शायद मैं उतना प्रतिभाशाली नहीं हूं, सिर्फ 2 लेवल ही बढ़े। अगर दुनिया का कोई और तलवारबाज ये सुन लेता तो शर्म के मारे अपनी तलवार तोड़ देता। तभी एथन के दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। उसने सोचा, अगर मैं अपनी मेंटल पावर से चीजें उठा सकता हूं तो क्या खुद को नहीं उठा सकता। उसने अपनी तलवार जमीन पर रखी, उस पर पैर टिकाया और अपनी मानसिक ऊर्जा झोंक दी, और देखते ही देखते एथन हवा में था। वो अपनी तलवार पर सवार होकर आंगन में ऐसे उड़ रहा था जैसे प्राचीन कहानियों का कोई अमर योद्धा। उड़ना तो मार्शल किंग का काम था, पर एथन ने अपनी स्पिरिट मास्टर शक्ति से इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। रात को सुपरवाइजर चार्ल्स का फोन आया। एथन, तुम्हारी फ्रॉस्टमॉन तैयार है और तुम्हारी टीम भी। एथन की रगों में खून तेजी से दौड़ने लगा। उसे पता चला कि उसके पिता एक 3 स्टार सिटीजन रह चुके हैं, जिसका मतलब था कि उसके पिता का रुतबा किसी बड़े योद्धा से कम नहीं था। एथन ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ रात की नींद ली। कल उसे शहर की ऊंची दीवारों को लांघकर उस विल्डरनेस में जाना था जहां खूंखार राक्षस और मौत उसका इंतजार कर रहे थे। एथन की तैयारी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां से तबाही शुरू होती है। सोने से पहले उसने जिस प्रकाश तलवार तकनीक को समझा था, सिस्टम ने उसे सीधे एब्सोल्यूट स्पीड स्वॉर्ड टेक्निक में बदल दिया। भाई साहब, इसकी पहली ही लेयर किसी भी योद्धा की गति को 3 गुना बढ़ा देती है। एथन के लिए इसका मतलब था 1500 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार। ये रफ्तार एक मार्शल ग्रैंड मास्टर के लेवल की है। अब एथन महज एक योद्धा नहीं, बल्कि एक परम गति वाला शिकारी बन चुका था। अगली सुबह एथन का स्टेटस और भी डरावना हो गया। फिजिकल स्ट्रेंथ 123.2 टन, सोल पावर 123.2 टन,
तकनीकी रूप से वो अभी भी लेवल 9 योद्धा था, पर उसकी ताकत लेवल 9 मार्शल मास्टर के बराबर पहुंच चुकी थी। एथन ने मुस्कुराते हुए सोचा कि शायद उसके माता पिता होटल में अपने पुराने दिन ताजा कर रहे हैं, और वो सीधा अलायंस हॉल निकल गया। वहां चार्ल्स ने उसे वो चीज सौंपी जिसका एथन को बेसब्री से इंतजार था, फ्रॉस्टमॉन। नीली आभा वाली वो 1.2 मीटर लंबी तलवार इतनी खूबसूरत और घातक थी कि उसे देखते ही एथन की रूह कांप गई। C9 ग्रेड की ये तलवार किसी भी ग्रैंड मास्टर लेवल के राक्षस को चीरने की कुव्वत रखती थी। चार्ल्स ने एथन का परिचय उसकी टीम से कराया, ट्विन स्वॉर्ड टीम। कप्तान रेमंड, 2 तलवारों के उस्ताद, उपकप्तान लोकस, एनर्जी गन एक्सपर्ट, रिन, शांत और घातक स्नाइपर, माइक और टाइसन, जुड़वा भाई जो छोटी तलवार और हथौड़े से तबाही मचाते हैं। लुकास और रिन तो पहले मार्शल किंग चार्ल्स को देखकर ही पसीने पसीने थे, पर जब उन्हें पता चला कि एथन जैसा वीवीआईपी उनकी टीम में शामिल हो रहा है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माइक ने तो एथन की C9 तलवार और D9 कवच देखकर यहां तक कह दिया कि बॉस, अब से मैं आपकी जांघ पकड़कर चलूंगा, आप जहां कहोगे वहीं शिकार करूंगा। एथन ने उसे लात मारकर दूर किया और पूरा ग्रुप ठहाकों से गूंज उठा। बख्तरबंद गाड़ी जब शहर के भारी द्वारों को पार कर बाहर निकली तो हवा का मिजाज ही बदल गया। शहर की सुरक्षा और कंक्रीट की दीवारों के पीछे जो सुकून था वो अब एक खौफनाक सन्नाटे में बदल चुका था। टाइसन गाड़ी चला रहा था और लुकास एथन को बाहर की दुनिया के खतरों से आगाह कर रहा था। तभी रिन ने अपनी वेनम X7 स्नाइपर से चलती गाड़ी से एक सिल्वर टूथ टाइगर की खोपड़ी उड़ा दी। रिन की उस घातक सटीकता को देखकर एथन समझ गया कि चार्ल्स ने उसके लिए वाकई एक प्रो टीम चुनी है। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब वे 50 किलोमीटर दूर एक सैन्य कैंप पर पहुंचे। वहां एथन का सामना हुआ एरिक सिल्वा से, वही मशहूर वेनम फैंग टीम का लीडर और मार्क का दादा। एरिक तो वहां अपनी धौंस जमाने और एथन से बदला लेने आया था, पर जैसे ही उसे पता चला कि एथन महज 3 दिन पहले जागा है और मार्शल किंग चार्ल्स खुद इसकी देखरेख कर रहे हैं, एरिक की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बेचारा एरिक, बदला लेना तो दूर, उसे अपनी जान बचाने के लिए 50 मिलियन की कीमत वाला लेवल 5 मास्टर मॉन्स्टर का मटेरियल एथन को गिफ्ट में देना पड़ा। माइक तो जमीन पर लोटपोट होकर हंस रहा था। गजब बेइज्जती है भाई। रेमंड ने भी मजे लेते हुए कहा कि एरिक तो बहुत न्यायप्रिय निकला। खैर, शाम ढलते ही ट्विन स्वॉर्ड टीम जंगल के अंधेरे में दाखिल हुई। हर तरफ से खौफनाक दहाड़े गूंज रही थीं। तभी उनके सामने फ्लेम वुल्फ्स का एक झुंड आ गया। रेमंड ने सबको उनके शिकार बांट दिए और एथन के हिस्से आया एक लेवल 1 योद्धा भेड़िया। एथन का खून खौल रहा था। उसने अपनी कस्टमाइज तलवार फ्रॉस्टमॉन निकाली। हालांकि उसकी असली ताकत एक मार्शल मास्टर की थी, पर उसने अपनी पावर को लेवल 1 योद्धा के स्तर पर सिंक किया ताकि वो इस पहली लड़ाई का असली रोमांच महसूस कर सके। एथन ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, भेड़िए ने अपनी गर्दन के चारों ओर लगी आग को और तेज कर दिया। एक भयानक गुर्राहट के साथ वो हवा में उछला। एथन की आंखें ठंडी थीं। उसने एब्सोल्यूट स्पीड स्वॉर्ड टेक्निक की हल्की सी झलक दिखाई। मूवमेंट। एथन बिजली की रफ्तार से एक तरफ हटा। भेड़िए के पंजे हवा को चीरते हुए निकल गए। प्रहार। जैसे ही भेड़िया जमीन पर उतरा, एथन ने अपनी तलवार घुमाई। फ्रॉस्टमॉन की नीली चमक अंधेरे जंगल में बिजली की तरह कौंधी। नतीजा, स्वाइप। एक ही प्रहार में भेड़िए का सिर धड़ से अलग हो गया। फ्रॉस्टमॉन की बर्फीली ताकत ने भेड़िए की आग को पल भर में बुझा दिया। रेमंड और बाकी टीम दूर से देख रहे थे। वे हैरान थे कि एक नौसिखिया इतनी सफाई से वार कैसे कर सकता है। माइक चिल्लाया, ओ भाई, ये तो मक्खन की तरह काट दिया। एथन ने अपनी तलवार साफ की और मुस्कुराया। ये तो बस शुरुआत थी। उसकी इन्फानाइट इनसाइट उसे बता रही थी कि आसपास और भी कई शिकारी छिपे हैं। एथन की साधना अब उस स्तर पर पहुंच गई थी जहां से भगवान बनने का रास्ता शुरू होता था। उसने जैसे ही अपनी प्राइमोर्डियल ट्राई एलिमेंट ब्रीदिंग तकनीक शुरू की, उसके 14 सेंटीमीटर के विशाल कोर ने ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एक वैक्यूम क्लीनर की तरह खींचना शुरू कर दिया। एथन का मास्टर जीन लॉक, जो आमतौर पर महीनों की साधना मांगता है, उसकी ताकत के सामने महज 30 मिनट में टूट गया। धमाका। मार्शल मास्टर लेवल 1। धमाका। लेवल 3, लेवल 6। 2.5 घंटे की साधना के बाद एथन का स्टेटस देखकर किसी के भी होश उड़ जाते। फिजिकल स्ट्रेंथ 868 टन, सोल पावर 868 टन। याद रहे, 1 टन यानी 1000 किलो। एथन के पास अब 8,68,000 किलो की कच्ची ताकत थी, और जब उसने अपना लेवल 6 सोर्ड इंटेंट 8 मड़ा गुणांक लगाया तो उसकी मारक क्षमता 6,944 टन पहुंच गई, जो एक लेवल 3 मार्शल ग्रैंड मास्टर से भी ज्यादा थी। उसका कोर अब 38 सेंटीमीटर का हो चुका था, जो किसी मार्शल किंग के कोर से भी बड़ा था। अगली सुबह एथन का स्टेटस फिर से 2 गुना हो गया। फिजिकल स्ट्रेंथ 1736 टन,
सोल पावर 1736 टन। अब वो बिना किसी जीन लॉक को तोड़े ही मार्शल ग्रैंड मास्टर की दहलीज पर खड़ा था। उसकी सोल पावर 1000 के पार होने से उसमें गुणात्मक परिवर्तन आया। अब वो एक साथ 15 चीजों को हवा में नचा सकता था और 30 किलोमीटर दूर की चींटी की हलचल भी साफ देख सकता था। लूकस और टीम उसे लेने पहुंचे। लूकस ने एथन के चेहरे की चमक देखकर ताड़ लिया कि भाई ने रात भर में कुछ बड़ा कांड किया है। वे आज एरिया 40 जा रहे थे, जो कि मास्टर स्तर के राक्षसों का गढ़ था। एरिया 40 के मलबे में पहुंचते ही उन्हें एक भयंकर लड़ाई की आवाज आई। वहां ऑरोरा मार्शल यूनिवर्सिटी के 3 छात्र एक अर्थ बेयर से घिरे हुए थे। उनकी सुरक्षा टीम उन्हें मरता छोड़कर भाग चुकी थी। माइक और टाइसन ने अपने हथौड़े और तलवार से भालू का काम तमाम कर दिया। जब उन छात्रों ने एथन की टीम को धन्यवाद दिया तो एक छात्र ने धीरे से कहा, अगर आप हमें सुरक्षित कैंप तक छोड़ दें तो हम आपको इनाम के साथ एक ऐसी सीक्रेट इन्फो देंगे जो आपकी किस्मत बदल सकती है। एथन की आंखों में चमक आ गई। गुप्त सूचना? इस खतरनाक इलाके में ऐसी क्या चीज हो सकती है जो यूनिवर्सिटी के छात्रों को यहाँ खींच लाई? क्या ये किसी एंशिएंट रूइंस का रास्ता था, या किसी ऐसे खजाने का पता जिसे लेने के लिए बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर भी तरसते हैं? एथन ने रेमंड की ओर देखा। रेमंड ने सिर हिलाया। लीसा, सैम और जॉन को सुरक्षित कैंप की तरफ रवाना करने के बाद ट्विन स्वॉट टीम उस पुरानी इमारत की तरफ बढ़ी जहां फ्लेम एप के छिपे होने की खबर थी। रेमंड और लुकास के चेहरे पर लालच और डर का मिलाजुला भाव था। 500 मिलियन अलायंस कॉइन कोई छोटी रकम नहीं थी। उन्हें लगा था कि वानर अभी ब्रेक थ्रू की कोशिश कर रहा होगा और कमजोर होगा, लेकिन एथन ने जैसे ही अपनी 30 किलोमीटर की रेंज वाली मेंटल सेंस फैलाई, उसे हकीकत साफ दिखने लगी। एथन के दिमाग में बनी सोनार इमेज ने साफ कर दिया कि बंदर पहले ही लेवल 1 ग्रैंड मास्टर बन चुका है। उसकी ऊर्जा की लपटें इमारत की दूसरी मंजिल से साफ महसूस की जा सकती थीं। इतना ही नहीं, एथन ने देखा कि इमारत को पहले से ही 20 मार्शल आर्टिस्टों ने घेर रखा है, जिनमें एरिक सिल्वा की टीम भी शामिल थी। एथन ने मन ही मन मजाक उड़ाया। सब मरने के लिए कतार में खड़े हैं और इन्हें लग रहा है कि बंदर कमजोर है। उसने अपनी ताकत छिपाए रखी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अभी दुनिया को उसके राक्षस होने का पता चले। उसने अपने ब्लैक फ्लाइंग नाइफ्स को मानसिक रूप से तैयार रखा। अंधेरे में ये अदृश्य मौत बनकर किसी का भी काम तमाम कर सकते थे। शाम ढलते ही रेमंड ने बाकी टीमों के साथ समझौता किया कि सब मिलकर हमला करेंगे। जैसे ही सूरज डूबा, 20 योद्धा हथियार तानकर आगे बढ़े। अचानक सन्नाटा चीरती हुई एक दहाड़ गूंजी। इमारत की छत पर 5 मीटर ऊंचा ज्वाला वानर प्रकट हुआ। उसकी आंखों से दहकते अंगारे निकल रहे थे और उसके शरीर से निकलने वाला ग्रैंड मास्टर लेवल का प्रेशर इतना भयानक था कि कमजोर योद्धाओं के घुटने टेकने की नौबत आ गई। इतना ही नहीं, आसपास के जंगल से सैकड़ों राक्षसों की एक काली लहर ने इन 20 योद्धाओं को चारों तरफ से घेर लिया। रेमंड का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी बेटी अभी पैदा हुई है। एथन, मुझे माफ करना भाई, मेरे लालच ने मानवता के सबसे बड़े जीनियस को मौत के मुंह में धकेल दिया। एथन ने जब रेमंड को इस तरह रोते हुए देखा तो उसने हंसी आ गई। भाई, ये कोई ओशन सॉवरेन नहीं है, बस एक मामूली ग्रैंड मास्टर बंदर है। शांत हो जा, तुम्हारा राजा यहाँ खड़ा है। वानर ने छत से एक विशाल छलांग लगाई। उसके नीचे आते ही जमीन फटने लगी। राक्षसों की सेना ने हमला बोल दिया। लुकास अपनी एनर्जी गन चला रहा था, पर राक्षसों की तादाद बहुत ज्यादा थी। एरिक सिल्वा की टीम भी पीछे हटने लगी थी। एथन ने देखा कि अब तमाशा देखने का वक्त खत्म हो गया है। अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसके दोस्त मारे जाएंगे। एथन ने अपनी असली ताकत ग्रैंड मास्टर लेवल को बाहर नहीं आने दिया, पर उसने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया। एथन के बैकपैक से 10 काले उड़ने वाले चाकू खामोशी से बाहर निकले। वे अंधेरे में बिजली की रफ्तार से नाचने लगे। श्श, श्श। जो राक्षस रेमंड और लुकास की तरफ बढ़ रहे थे, उनके सिर रहस्यमयी तरीके से कटकर गिरने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। रेमंड चिल्लाया, ये क्या है? ये राक्षस खुद ब खुद कैसे मर रहे हैं? तभी ज्वाला वानर ने एक भयानक चीख मारी और सीधा रेमंड की तरफ झपटा। उसकी जलती हुई मुट्ठी रेमंड को राख करने ही वाली थी कि एथन ने अपनी तलवार फ्रॉस्टमॉन को म्यान से आधा बाहर निकाला। उसकी आंखों में एक बर्फीली चमक आई। क्या एथन सबके सामने अपनी असली रफ्तार दिखाकर वानर को एक ही पल में काट देगा, या फिर वो अपने उड़ने वाले चाकुओं से पर्दे के पीछे रहकर ये जंग जिताएगा? Spending the night in Dixon, 60-odd miles from a plant. Is it too late to learn to listen?
to be less a man. How many yesterdays are between us now? How many yesterdays are between us now? Carried it on, cobbling miles as we go, a line at a time, or a sad swan song, offering up purple prose. And I'd find you if I could, invite you to the final act. But I think it's understood nothing good can come of that. How many yesterdays are between us now? How many yesterdays are between us now? Yesterdays are between us now. Spending the night in Dixon, 60-odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Too late to be less a man. How many yesterdays are between us now? How many yesterdays are between us now? Carried